नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूटन एकेडमी बाई DS सर चैनल पर। बच्चों, आज अपन एक ऐसा चैप्टर उठाने वाले हैं जिससे हर साल हर एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन अप्रोच करता है। तो आज का जो चैप्टर होगा अपना, उसका नाम है सेल डिवीज़न। क्या नाम है? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। बात करें चाहे CSI या नेट की बात कर लो, नीट की बात कर लो, जो आपका फंडामेंटल बायोलॉजी या जो सेल सिग्नलिंग बायोलॉजी है, उसमें आपका ये चैप्टर डिस्कस होता है सेल डिवीज़न। सेल बायोलॉजी का ही एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। आज अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों पर आज ये जानेंगे कि एक सेल है, ये क्या है? मान लो एक सेल है। क्या है? एक सेल। इस सेल को आवश्यकता क्यों पड़ी डिवाइड होने की? इस सेल को आवश्यकता क्यों पड़ी डिवाइड होने की? वाई डिवाइड। इसको क्या आवश्यकता पड़ी जिससे इसको डिवाइड होना पड़ा? अब देखिए, अपन इसमें जानेंगे कि जैसे कोशिका है। क्या है जी? ये कोई सेल है। ये सेल अपने समान सेल में डिवाइड होती है। आखिर क्यों? तो सबसे पहला, जब ये सेल मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में कोई फंक्शन कर रही होती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म में सेल में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है, वैसे वैसे सेल का साइज बढ़ता जाता है। क्या होगा? सेल का साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन ऐसी आती है कि वो सेल बाहर से सबस्टांस को लेना मना कर देती है, या उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप। इसलिए लास्ट में आके क्या होना पड़ेगा? एक सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। तो इसके क्या क्या रीज़न हैं सेल को डिवाइड होने के? तो अपन उन रीजन्स की बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है, जैसे ये सेल है, मान लो इसका ये न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये आपको पता है सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। और इसके अंदर क्या है? इसकी ये सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए, अब अपन बात करने वाले हैं कि ये न्यूक्लियस इस सेल की मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटी है उनको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, ये मान लो सेल बड़ी हो गई। अब क्या हो गई? सेल बड़ी हो गई। ये इसका न्यूक्लियस है। ये क्या है जी? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस था वो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी सेल में कंट्रोल कर रखा था। यहाँ पर सेल का साइज बढ़ने के कारण इस न्यूक्लियस का कंट्रोल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको अपन जानते हैं KI की फॉर्म में, बोले तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलता हूँ मैं, KI। तो KI क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म की जो, यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि KI क्या निकल के आया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। KI इज इक्वल टू VN अपॉन VN माइनस VC। अगर मैं टोटल सेल में से, अगर मैं मतलब जैसे टोटल सेल है VC माइनस VN, VC माइनस VN, इस सेल में से मैं न्यूक्लियस को हटा दूं तो क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म आ जाएगा। और VN क्या है? जहाँ पर वेयर VN इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। और VC माइनस VN है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकल के आया कि KI बराबर VN अपॉन VC माइनस VN। अब देखो बच्चों, यहाँ से क्या हुआ कि जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ा तो VC माइनस VN क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। अब जैसे ही साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ा, VN क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कम हो गया।
अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कम हुआ तो कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया, कम हो गया सेल के ऊपर। न्यूक्लियस ऑफ कंट्रोल क्या हो गया, कम हो गया। न्यूक्लियस अच्छी तरीके से सेल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सेल में आवाज उठी, विद्रोह हुआ कि हमें अलग किया जाए। जैसे एक परिवार होता है ना, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है वैसे वैसे उसके लोग, जैसे मुखिया का इफेक्ट कम होता जाता है, लोग विद्रोही होते जाते हैं कि हमें अलग किया जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर एक आवाज़ उठी कि हमें क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। आवश्यकता हुई किसकी, डिवाइड की आवश्यकता पड़ी, डिवाइड होने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी। अब यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एक स्मॉल सेल है, क्या है, स्मॉल सेल, उसका KI क्या होता है, ज़्यादा। KI क्या होता है, ज़्यादा। और जो लार्ज सेल है, लार्ज सेल, उसका KI क्या होता है, कम। पहली बात कि किसी भी सेल डिवाइड क्यों होती है, ताकि उसका KI क्या हो, ज़्यादा। जैसे जैसे KI कम होगा साइज बढ़ेगा, सेल विद्रोह करेगी कि हमें डिवाइड होना पड़ेगा, और यहाँ पर वो डिवाइड हो गई। नंबर 2 फैक्टर की मैं बात करता हूँ तो नंबर दूसरा फैक्टर आता है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। देखिए ये आपके पास मान लो एक कोई गोला है, इसका वॉल्यूम फिक्स है। अब इसी को मैंने छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा, सरफेस एरिया कम, तो ये रेशियो क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा जी, कम। यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा, और वॉल्यूम दोनों में क्या है, सेम। वॉल्यूम यहाँ पर भी उतना ही है जहाँ पर इतना था, क्या है, सेम। तो सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम क्या रेशियो क्या आएगा यहाँ पर, ज़्यादा। तो मैं कहूँ कि एक जो स्मॉल सेल होगी, क्या होगी, स्मॉल सेल, उसमें सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो क्या आएगा, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि ये बड़ी सेल है, लार्ज सेल है, ये बाहर से मान लो कोई सबस्टांस नहीं ले पाएगी, सबस्टांस नहीं ले पाएगी। जैसे एक मोटा आदमी होता है वो खाना कम खाता है, खाना कम खाता है पतले आदमी की तुलना में, यहाँ पर भी ऐसे होगा। यहाँ पर सेल छोटी है, यहाँ पर ये ज़्यादा सबस्टांस को ले सकेगी। डिफ्यूजन ऑफ सबस्टांस क्या होगा यहाँ पर, ज़्यादा। डिफ्यूजन ऑफ सबस्टांस क्या होगा, ज़्यादा। डिफ्यूजन ऑफ सबस्टांस क्या होगा, ज़्यादा। नंबर तीसरे फैक्टर की मैं बात करता हूँ, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ेगा, DNA और RNA का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज। और सेल क्या चाहेगी, इसको बैलेंस करना। सेल चाहेगी इस रेशियो को मैं वापस से बैलेंस करूं, इसलिए क्या होगी, डिवाइड होगी। अगली बात करते हैं नंबर 4, जब भी आवश्यकता पड़ेगी ग्रोथ की, जब भी आवश्यकता पड़ेगी ग्रोथ की, तब क्या होगी, सेल को डिवाइड होना पड़ेगा। या मैं कह दूं जब भी आवश्यकता पड़ेगी किसकी, जैसे आप कहते हो ना रिप्रोडक्शन की, तब भी सेल डिवाइड होती है। रिप्रोडक्शन के लिए भी डिवाइड होती है, रिप्रोडक्शन के लिए भी डिवाइड होती है। तो यहाँ से कितने फैक्टर निकल के आ गए, 5 फैक्टर निकल के आ गए। सबसे पहला फैक्टर है KI, दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो, तीसरा फैक्टर है DNA अपॉन RNA रेशियो, चौथा फैक्टर है ग्रोथ, कि जैसे मान लो किसी इंसान या कोई ह्यूमन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद वहां पर जो सेल है वो रिप्लेस होंगी, क्या होंगी, रिप्लेस। तो रिप्लेस होने के लिए सेल क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, इसलिए सेल डिवाइड होता है। अगली बात, रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, सेल डिवाइड करती है। अब अपन जानेंगे कि आखिर एक सेल डिवाइड कैसे होती है, डिवाइड क्यों होती है, ये बात सब स्टूडेंट के समझ में आ गई। अब देखिए कि किसी भी सेल को डिवाइड कैसे होना है। ये मान लो सेल डिवीजन है, यहाँ पर मैं लिख दूँ सेल साइकिल, क्या बोलूँगा, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, मैं कहूँ सेल साइकिल, मैं बोल दूँ द लाइफ साइकिल ऑफ सेल डिवीजन एनी सेल, या मैं बोलूँ लाइफ साइकिल ऑफ एनी डिवीजन, कोई भी सेल में डिवीजन है उसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है उसका नाम क्या है, सेल साइकिल। या मैं कहूँ कि किसी भी सेल का जो डिवीजन है उसके अंदर जितने भी उसकी सीक्वेंसिंग इवेंट है, सीक्वेंसिंग इवेंट, जैसे DNA रेप्लिकेशन, DNA सिंथेसिस, स्टोन प्रोटीन रेप्लिकेशन या स्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, क्योंकि स्टोन प्रोटीन तो रेप्लिकेट करेगी नहीं, वो तो क्या होगा उसका सिंथेसिस, रेप्लिकेट तो ओनली DNA करेगा। सेंट्रियोल का
रेप्लिकेशन, इन सब सीक्वेंस का अगर इस सब इवेंट की मैं स्टडी करूं उसे बोलते हैं सेल साइकिल। या मैं कहूं द लाइफ साइकिल ऑफ सेल, द लाइफ साइकिल ऑफ सेल, कि किसी सेल का जो लाइफ साइकिल है वही क्या है, सेल साइकिल। या मैं कहूं द कंप्लीट सीक्वेंसली इवेंट, द कंप्लीट सीक्वेंसली इवेंट ऑफ सेल, उसे क्या कहेंगे, सेल साइकिल। अब इस सीक्वेंसली इवेंट क्या है, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन, स्टोन सिंथेसिस, इन सब की अपन स्टडी कर ले, वही क्या कहलाएगा, सेल साइकिल कहलाएगा। देखिए ये मान लो कोई सेल साइकिल है, जब भी सेल डिवाइड होगी उसको कहाँ आना पड़ेगा, सेल साइकिल में आना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहले कोई भी सेल डिवाइड होने के लिए सेल साइकिल होता है, उस सेल साइकिल की अगर किसी सेल मान लो डिवाइड होने के लिए 24 आवर का टाइम लेती है, तो मैक्सिमम स्टेज उस सेल साइकिल की इंटरफेज में रहेगी। सेल साइकिल में मुख्य रूप से देखो, किसी सेल को डिवाइड होना है, सबसे पहले वो क्या करेगी, कोचिंग करने आएगी। कहाँ आएगी, कोचिंग करने, और उस कोचिंग करने वाली अवस्था का नाम है इंटरफेज। क्या नाम है, इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज, इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज। यहाँ पर सेल क्या करेगी, तैयारी करेगी, मतलब क्या करेगी, डिवीजन की कोचिंग करेगी। और मजे की बात, इस कोचिंग की जनाब 3 क्लास होती है, G1 S और G2। सबसे बड़ी क्लास होती है G1, 42% टाइम कंज्यूम होता है। S फेज ये लगभग 33% टाइम कंज्यूम होता है, और 10 to 20% टाइम किस में कंज्यूम होता है, G2 में। उसके बाद सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। उसके बाद सेल क्या करेगी, डिवाइड फेज, या मैं बोल दूं डिवीजन फेज। क्या बोल दूं, डिवीजन फेज। सेल के लिए क्या होगा, डिवीजन फेज, डिवीजन फेज हो गया। अब डिवीजन फेज बोल दो इसको, या एम फेज बोल दो। क्या बोल दो, एम फेज। यहां पर सेल को क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड 2 प्रकार से होगी सेल। सबसे पहले क्या होगा, उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, इसे बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। और किसी भी सेल का न्यूक्लियस 2 प्रकार से डिवाइड हो सकता है। कितने टाइप से, 2 प्रकार से। देखिए मैं कहूं या तो वो माइटोसिस कर सकता है या फिर वो मियोसिस में डिवाइड हो सकता है। अपन जानेंगे अभी माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। ये एक प्रकार से सेल साइकिल का ड्राफ्ट आपके दिमाग में तैयार हो चुका है। देखिए अगर मैं इसको एक साइकिल की फॉर्म में ड्रा करता हूं तो ये क्या है, एक सर्कल है। क्या है जी, या मैं कहूं ये एक सर्कल है। क्या है, अभी इसको कंप्लीटली सर्कल बनाते हैं। ये कंप्लीटली सर्कल बना नहीं है। देखिए इसका सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा साइज बढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को मजा आए, बढ़िया लगे, जिससे क्या लगेगा आपको, बढ़िया लगेगा। ये साइकिल है। क्या है, ये साइकिल है। इस साइकिल में सबसे मैं कहूं कि लगभग 23%, मतलब जैसे 95%, कोई सेल अगर डिवाइड होने में 24 आवर लेती है तो 23 घंटे कहाँ रहेगी, इंटरफेज में। कहाँ पे रहेगी, इंटरफेज में। कितने देर रहेगी, 23 घंटे। तो ये जो फेज है ये क्या है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरफेज। इसके बाद मैं कहूँ इंटरफेज का लगभग ये 42% टाइम, 42% टाइम किस में रहेगी, G1 फेज में। किस में रहेगी, G1 फेज में रहेगी। इसके बाद ये 33% कहाँ रहेगी, S फेज में। S फेज में रहेगी। कितना रहेगी, 33% S फेज में। ये बात हो गई। 33% कहाँ रहेगी, ये S फेज में रहेगी। 33%, ये देखिए ये 33% टाइम कहाँ रहेगी, S फेज में। कहाँ पे रहेगी बच्चों, S फेज में। इसके बाद ये G2 फेज में रहेगी।
जाएगी, किस में जाएगी, G2 फेज में जाएगी। G2 फेज में कितना जाएगी ये? मैं कह दूँ 10 से 20%। ये हो गई इसकी इंटरफेज। क्या हो गई? इंटरफेज। इंटरफेज 95% टाइम सेल कहाँ रहती है? कोचिंग करेगी। क्या करेगी? तैयारी करेगी। जैसे आपको मान लो कोई एग्जाम देना है तो आप साल भर 6 महीने या 3 महीने उस एग्जाम की क्या करते हो? तैयारी करते हो। और एग्जाम का पेपर कितनी देर में होगा? 2 घंटे का या 3 घंटे का। नीट के लिए आप पूरे साल भर तैयारी करते हो और लास्ट में 3 घंटे का पेपर होगा। असली काम कहाँ होगा? उन 3 घंटों में। बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। बस ये सेल भी इंटरफेज में रहेगी। सबसे पहली क्लास इसकी सबसे बड़ी होगी, उसके बाद एस फेज इसकी 33%, G2 फेज 10 से 20% होगा। उसके बाद इस सेल में क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट फेज है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद क्या होगा जी? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ये लो यहाँ पर क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। ये लगभग 5% टाइम यहाँ पर कंज्यूम करती है। ये हो गया एक सेल साइकिल। और इस सेल साइकिल को एक एंजाइम कंट्रोल करता है जिसका नाम है CDK। क्या नाम है? CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट बोल दो, काइनेज। क्या नाम है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इस एंजाइम का नाम है। पूरे के पूरे सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। अब देखो बच्चों, यहां से कोई सेल निकली, यहां से कोई सेल यहां डिवाइड होने के लिए गई और डिवाइड होकर यहां पर वापस आ गई। ये देखो, ये 2 सेल है। अब इसने मना कर दिया कि मैं डिवाइड नहीं होंगी। इसको बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज। इसने मना कर दिया कि मैं डिवाइड नहीं होंगी। मैं कहूं कि G0 फेज में सेल डिवाइड नहीं करती लेकिन मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव होती है। क्या कहेंगे? कि G0 फेज आर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नॉट डिवीजन। यहां पर G0 की बात हो गई और ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। G1 चेक पॉइंट। यहां से अगर कोई सेल यहां पर आ गई उसके बाद बच्चों उसको डिवीजन होना ही पड़ेगा। कोई कंडीशन में उसका डिवीजन आप नहीं रोक सकते। इस चेक पॉइंट पर कोई सेल आ गई, बाद में उसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। अब अपन जानेंगे कि कौन सी फेज में क्या काम होगा। देखिए, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊं तो देखिए, ये आपका क्या है? थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा लो। ये देखो, इसकी जो फेज है ये 42% क्या है? G1 फेज। क्या है? G1 फेज। क्या है? G1 फेज। इसको गैप फर्स्ट बोलते हैं। इसके बाद S फेज। S फेज हो गई। इसके बाद ये क्या है? G2 फेज। इसके बाद ये हो गई G2। इसके बाद ये लो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये फिर क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, सॉरी, क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। और यहाँ पर क्या है? कैरियोकाइनेसिस। अब फंक्शन की बात करेंगे कि कौन से स्टेट में क्या होगा। ये 42% टाइम लेती है। अब देखो बच्चों, मैं कहता हूँ एस फेज याद रखो, उसके बाद आगे और पीछे का अपने आप अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो डेफिनेटली अपने आप याद हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर 3 काम होंगे। इन 3 कामों को आप पकड़ लो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ सिंपल लगेगा। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन। क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन, 1 नंबर। दूसरा स्टोन सिंथेसिस, स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। और तीसरा क्या होगा? रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। बस इन 3 चीज़ों को पकड़ लो आप। इसके बाद इससे पहले वाली और इससे बाद वाली अपने आप याद हो जाएंगी। यहाँ क्या हुआ? DNA रेप्लिकेट हुआ, स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन हुआ। अब देखो बच्चों,
यहां पर डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है जी, कि डीएनए का अमाउंट क्या हुआ, डबल हुआ। डीएनए का अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। नोट क्रोमोसोम नंबर डबल, नोट क्रोमोसोम्स नंबर डबल, DOUBLE। कुछ लोगों को मैं पूछूं कि अगर जीवन में 46 क्रोमोसोम है तो एस फेज के बाद G2 में भी कितने रहेंगे, 46। क्रोमोसोम नंबर का यहां कोई मतलब नहीं है। फिर मतलब किसका है यहां पर, यहां पे बच्चों अमाउंट डबल हुआ है। पहले मान लो ये केबल है, पहले मान लो डीएनए की लेंथ इतनी थी, अब एस के बाद डीएनए इतना हो गया। बताओ क्रोमोसोम के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा, क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बात हो गई किसकी, एस की। अब जीवन अपने आप याद हो जाएगा। देखो चीजों को जोड़ो, डीएनए क्या है, न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, रेप्लिकेशन के लिए एटीपी चाहिए, एटीपी फॉर्मेशन होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। अगली बात मैं कहूं यहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन बनेगी, नॉन स्टोन प्रोटीन बनेगी एंड अदर प्रोटीन बनेगी, अदर असेंशियल प्रोटीन बनेगी, असेंशियल प्रोटीन्स बनेगी। और क्या बनेगा, देखो इधर ये बात हो गई। और मैं कह दूं सेल ऑर्गेनल डबल होंगे, सेल ऑर्गेनल्स डबल हो जाएंगे, रेप्लिकेट हो जाएंगे। और क्या होगा, ये मैं कहूं जीवन में सेल की साइज बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, सेल साइज लगातार बढ़ेगी। या मैं कहूं सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगी कौन सी, जीवन। इतने काम हो गए बच्चों। यहां पर नॉन स्टोन प्रोटीन, मैं बोल दूं कुछ असेंशियल प्रोटीन बन गई, सेल ऑर्गेनल्स डबल हो गए, साइज बढ़ गया, नॉन स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एटीपी फॉर्मेशन हो गया और न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो गया। ये काम कहाँ हुआ, जीवन में। लगभग सभी आवश्यक तैयारी कहाँ हुई, जीवन में। इसके बाद मेन काम कहाँ हुआ, एस में। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, स्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और सेंट्रल का रेप्लिकेशन हुआ। अब देखो बच्चों, इसके बाद G2 में क्या होगा, G2 की कहानी और देख लो। G2 में मैं कह दूं कि नॉन स्टोन प्रोटीन बनेगी, नॉन स्टोन प्रोटीन बनी और साइक्लिन प्रोटीन बनेगी, साइक्लिन प्रोटीन बनेगी, जो क्या बनाएगी आगे चल के, CD के। और मैं कह दूं तंतु जो स्पिंडल फाइबर है उनके लिए प्रोटीन बनेगी, स्पिंडल फाइबर के लिए भी प्रोटीन बनेगी। यहां पर जो स्पिंडल फाइबर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा वो भी यहां पर ही होगा। साइक्लिन प्रोटीन बन गई, नॉन स्टोन प्रोटीन बन गई, या मैं कह दूं ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन गई, जो क्या करेगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगी, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगी। और क्या होगा, मैं कह दूं जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल है, वो भी क्या होंगे, यहां पर डबल होंगे, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। या मैं कह दूं कोशिका की अति आवश्यक, इंपोर्टेंस, असेंशियल, जो क्या मैं बोल दूं कोचिंग है, प्रिपरेशन है, वो कहां होगी, G2 में। G2 एक बहुत महत्वपूर्ण इसके लिए क्या होती है, स्टेज होती है। इसके बाद प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस होते हुए सेल डिवाइड होगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में अपन जानेंगे डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस। बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।